पिछली कड़ी में हमने जेनिफर के केस का ज़िक्र किया, जिसके 3 बच्चे हैं। उसके छोटे 2 बेटे ऑटिज़्म का शिकार हैं, लेकिन फिर भी वो अलग-अलग तरह की काबिलियत रखते हैं। म्यूज़िक के मामले में, नंबर्स के मामले में, पॉलिटिक्स के मामले में, इन बच्चों की समझ बहुत विशेष है। इसके अलावा जेनिफर की एक बड़ी बेटी भी है। गलती से मैंने उसे अपनी पिछली कड़ी में बेटा कहा था। वो एक बड़ी बेटी है जिसका नाम सारा है। सारा और जेनिफर का जेनिफर का बेटा ब्रैंडली, इन दोनों का जो चेहरा-मोहरा है वो अपने परिवार से थोड़ा अलग है। उनकी फैमिली में किसी की ब्लॉन्ड कलर की आँखें नहीं हैं, लेकिन इन दोनों बच्चों की हैं। तो अब हम समझेंगे कि किस तरीके से पूर्व जन्मों से इस चीज़ का कनेक्शन है और क्यों और कैसे जेनिफर ने अपने लिए इस तरह के बीमार बच्चों की माँ बनना चूज़ किया। इस सारी सीरीज़ में एक बहुत ख़ास बात है जो मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि जैसे कि जीवन में कुछ होता है तो हम उसे सज़ा के तौर पे देखते हैं। हम देखते हैं कि कुछ गलत हुआ तो हमने पूर्व जन्म में कुछ गलत किया था, भगवान ने हमें सज़ा दी, हम इस नज़र से देखते हैं। जबकि ये सच्चाई नहीं है। इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 बच्चे हैं, वो होमवर्क करके नहीं आए हैं। तो एक टीचर बच्चे को सज़ा देता है कि जाओ तुम दीवार के साथ हाथ ऊपर करके खड़ा हो जाओ, क्योंकि तुम होमवर्क करके नहीं आए हो। दूसरा टीचर भी बच्चे को सज़ा देता है होमवर्क ना करने के लिए, लेकिन वो कहता है बेटा तुम होमवर्क करके नहीं आए हो, इसलिए तुम्हारी सज़ा ये है कि यहीं बैठकर तुमने होमवर्क और क्लास वर्क दोनों अभी मेरे सामने कंप्लीट करने हैं। सज़ा तो दोनों टीचर्स ने दी ना, लेकिन जो पहले टीचर ने सज़ा दी वो एक तरह से यूज़लेस है। बच्चे को धीरे-धीरे करके वो ज़िद्दी बना सकती है, लेकिन उसमें सुधार नहीं कर सकती। लेकिन जो दूसरे टीचर ने सज़ा दी है, उसको कहा है कि नहीं तुम मेरे सामने बैठकर होमवर्क करोगे। अब वो टीचर एक सपोर्टिव रूप में पेश आ रहा है। बच्चा जब नहीं कर पाएगा, वो उसकी मदद भी करेगा। बच्चे को अपने टीचर के सामने बैठ के मुझे करना है, मुझे इस होमवर्क को कंप्लीट करना है और ज़रूरत पड़ने पर मैंने टीचर की मदद भी लेनी है, ये चीज़ समझ आएगी तो वो होमवर्क करना सीखेगा। इसी तरह से जो ये प्रकृति है ना, वो एक दूसरे नंबर के टीचर जैसी है। वो हमें सज़ा नहीं देती, हमें लगता है सज़ा, क्योंकि अब उस बच्चे को भी तो होमवर्क करना सज़ा ही लग रहा है ना। लेकिन वो सज़ा नहीं है, वो एक्चुअल में सीखना है, जिसके लिए टीचर की सपोर्ट भी मिल रही है। तो जिसे हम मुश्किलें जो जीवन में आती है उसको हम सज़ा का नाम दे देते हैं, वो एक्चुअल में सज़ा नहीं है, वो एक्चुअल में सीख है। ये जो कुछ भी मैं कह रही हूँ, इसे आप जेनिफर के केस से समझते जाएँगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। जेनिफर के केस की पहली कड़ी का लिंक मैंने नीचे शेयर किया है, ये दूसरी कड़ी है। इस चीज़ को समझने के लिए हम जेनिफर के पास्ट बर्थ में पहुंचते हैं। जेनिफर पूर्व जन्म में 1930 में एक पत्रकार के रूप में है और 1930 में एक पत्रकार के रूप में नाज़ियों द्वारा जो यहूदियों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, जेनिफर एक पत्रकार के रूप में उसके खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं। हालांकि वो यहूदी नहीं है, लेकिन वो यहूदियों की आवाज़ बनी हुई हैं और अमेरिकी जनता को, वहाँ की कांग्रेस को इस विषय में बताना चाह रही हैं। लेकिन ये वहाँ पर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में कोई सुनना नहीं चाहता। जेनिफर द्वारा बहुत कोशिश की जा रही है कि समाज में जो सितम उन लोगों पर, यहूदियों पर हो रहे हैं, वो सबके सामने आए, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं क्योंकि कोई सुनना ही नहीं चाहता है। वो वैसे भी एक इंडिपेंडेंट छोटे स्तर पर जो अखबार पब्लिश होती हैं उनके लिए कार्य करती है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। वो बताना चाहती है कि जो शिविर हैं यहूदियों के ऊपर, वहाँ किस तरीके से अत्याचार किए जा रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। जेनिफर न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी के बीच में अक्सर घूमती रहती है एक पत्रकार के रूप में, और वो मदद करना चाहती है यहूदियों की। वो चाहती है कि कुछ उन्हें धन की सहायता मिले, उनके लिए कुछ स्थापन का कार्य किया जाए, कुछ उनके लिए किया जाए। और उसी वक़्त में 1930 के आसपास जो आज ऑटिज़्म का शिकार जेनिफर के 2 बच्चों का रोल प्ले कर रहे हैं, उनके पुत्र का रोल प्ले कर रहे हैं, उस बर्थ में
वो दोनों सगे भाइयों के रूप में थे और नाज़ी थे। और जर्मनी में एक नाज़ी के रूप में रहते हुए वो वहाँ की राजनीति में बहुत सक्रिय थे। वो यहूदियों को नुकसान नहीं पहुँचाते थे, कोई वो बुरे इंसान नहीं थे, लेकिन वो फिर भी नाज़ी समर्थक थे क्योंकि वो खुद नाज़ी थे। राजनीति में उनकी पहुँच थी, लेकिन इसके बावजूद वो यहूदियों के लिए कुछ कर नहीं रहे थे। जब ये बात समझ आई जेनिफर को, तो जेनिफर बिल्कुल हैरान रह गई, क्योंकि आज के पर्थ में जो उसका बड़ा बेटा है, मतलब सेकंड नंबर का बेटा है, फर्स्ट नंबर पे तो बेटी है, सेकंड नंबर पे जो बेटा है, उसकी राजनीति को लेके, जबकि वो ऑटिज्म का शिकार है, उसको बोलने में भी दिक्कत होती है थोड़ी सी, वो बहुत स्पष्ट बोल सकता है लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं बोल पाता, लेकिन फिर भी जो उसकी राजनीति को लेकर समझ है और जो वो भविष्यवाणियाँ कर देता है राजनीति को लेकर, वो बहुत ज़बरदस्त है। और सेम चीज़ निकल के आ रही है कि पास्ट बर्थ में भी जब जेनिफर के साथ ही उनका भी जीवन, हालांकि वो दोनों साथ में नहीं थे, लेकिन फिर भी जो जीवन काल था जर्मनी में उनका, उस बर्थ में भी वो राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रिय थे। तो इस बर्थ में उनके बड़े बेटे का जो राजनीति के प्रति जो बहुत ज़्यादा रुझान रहा है, वो उसी बर्थ से इस बर्थ में आया है। अब कुछ हद तक समझने की कोशिश की जा सकती है कि ये भी तो हो सकता है ना कि जो ब्रेंडली हैं, और आज की तारीख में ब्रेंडली बोल नहीं सकता है, तो एक जो मशीन होती है मेगाफोन, उसकी सहायता से वो बोलता है, वो कम्युनिकेट कर लेता है, लेकिन वो एक मशीन की सहायता से कम्युनिकेट करता है। तो किस तरीके से जब आवाज़ को दबाया जाता है, आपके अंदर बहुत कुछ हिलोरे मार रहा है, आप सही हैं लेकिन आवाज़ को दबाया जाता है, वो चीज़ क्या होती है? शायद उसका एक्सपीरियंस लेने के लिए ब्रेंडली ने अपने आप को इस स्थिति में रखा है। अब इस चीज़ का कनेक्शन हमें सजा से नहीं करना है, हमें ये नहीं कहना है कि क्योंकि ब्रेंडली ने यहूदियों की आवाज़ पर गौर नहीं किया या उनकी आवाज़ को दबाया, इसलिए आज वो खुद एक मशीन का सहारा लेकर बातचीत करता है, खुद वो सक्षम नहीं है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि ये प्रकृति सिखाती है, उसे हम सज़ा कहते हैं। हकीकत में वो सिखाना होता है, सज़ा कुछ नहीं होती। जैसे कि ब्रैनली और रॉयन पास्ट बर्थ में संचार में रहे, राजनीति में रहे, पावरफुल पोजीशन में रहे, लेकिन उस पावर का सही यूज़ नहीं किया ना, आवाज़ जो सही आवाज़ थी उसको दबाया। अब इस बर्थ में रायन और बेंडली ने खुद अपने आप को, जबकि वो बोल सकने में सक्षम नहीं हैं, तो जो अ, एक कम्युनिकेट करना होता है, सच्चाई का संचार होता है, वो सीख रहे हैं, क्योंकि पास्ट बर्थ में उन्होंने इस चीज़ का एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं किया। सच्चाई को जो वो उसका संचार कर सकते थे, फैला सकते थे, नहीं फैलाया। तो ये जो चीज़ वो सीख रहे हैं कि क्या अहमियत है अपनी सच्ची भावनाओं को लोगों तक पहुंचा पाना, उसकी क्या अहमियत है, ये चीज़ उनके आध्यात्मिक विकास में उनको बढ़ाने की वजह बन रही है आज की तारीख में। अब आप अगर एक आम इंसान की नज़र से सोचेंगे ना, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि हाँ, क्योंकि ब्रायन ने और ब्रैडली ने यहूदियों की आवाज़ को दबाया, पावरफुल होते हुए भी उनको उनकी सच्चाई लोगों तक नहीं पहुंचाई। तो ये उनकी सज़ा है ना कि आज वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक मशीन के मोहताज हैं, कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। ये उनकी सज़ा है, ये सज़ा नहीं है। ये खुद चूज़ किया है ब्रायन और ब्रैडली ने। ये सीखने का एक प्रोसेस है कि क्या अहमियत है सच्चाई के सच्चाई को उसका संचार करने की क्या अहमियत है, कितना ज़रूरी है आंतरिक भावनाओं का बाहर सही तरीके से प्रकट होना। अब समझ रहे हैं रायन और ब्रैनली, और कोशिशों में है ना, कोशिशों में है, मशीन की सहायता से कोशिशों में है ना, अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने की काबिल हैं, बहुत सारी चीज़ों में बहुत काबिल हैं, म्यूज़िक की एबिलिटी, गणितज्ञ एबिलिटी, राजनीति की एबिलिटी, बहुत सारी चीज़ों में बहुत काबिल हैं, लेकिन अपनी काबिलियत को लोगों तक पहुँचाने के लिए जो उन्हें एफर्ट करने पड़ रहे हैं ना, तो एक तरीके से अब सोल क्या सीखेगी इस जर्नी में? सोल क्या सीखेगी? सोल एक चीज़ सीख के जाएगी कि
जो चीज़ किसी में होती है, सच्चाई किसी में होती है, उसको जब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, उसे बाहर निकालने के लिए, और सच्चा होते हुए भी अगर स्ट्रगल करनी पड़ रही है, तो ये स्थिति कितनी ज़्यादा मतलब किसी के लिए दुखदाई हो सकती है। और इस चीज़ में सामने वाला व्यक्ति के दिल पर क्या असर होता है और इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। तो अब इस बात में जो रायन और बैंडली हैं क्या सीख के जाएँगे? वो सीख के जाएँगे कि सच्चाई को, किसी की भावनाओं को, किसी के हुनर को, किसी की सच्ची काबिलियत को रास्ता देना है, रास्ता रोकना नहीं है, किसी भी वजह से रास्ता देना है। ये चीज़ परमानेंटली रायन और बैंडली की सोल सीख के जाएगी, लेकिन कब सीख के जाएगी? जब वो खुद इस तरह की जो ऑटिज़्म का शिकार हैं ये दोनों बच्चे, इस स्थिति से गुज़रेंगे, खुद ऐसी स्थितियों में फ़ील करेंगे। देखिए, एक कहावत है कि वो क्या जाने पीर पराई जाके ना पैर फूटे बवाई, ऐसा करके एक कहावत है कि हाँ, जब तक आपको उस हिस्से पे दर्द नहीं होता, तो सामने वाले को कहाँ पीड़ा हो रही है, आपको समझ नहीं आती। तो बस ऐसा ही है रायल और ब्रैंडली, वो खुद अपने लिए चूज़ करके आए हैं कि हम ऑटिज़्म का शिकार बनेंगे। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हमें स्ट्रगल करनी पड़ेगी। चलिए, ये तो समझ में आता है कि उन्होंने अपने लिए ये चूज़ किया और क्यों चूज़ किया। अब बारी आती है जेनिफर की और सारा की, क्योंकि सारा उसकी बड़ी बेटी और जेनिफर, इनका भी तो कुछ रोल है ना। इन्होंने क्यों चूज़ किया ये सब चीज़ें? इन सब जो ये जो जानकारियाँ हैं, जीवन के जो रहस्य हैं, ये धीरे-धीरे करके आगे आने वाली कड़ियों में खुलते जाएँगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ जेनिफर की कहानी की सभी कड़ियाँ इस नाम से एक प्लेलिस्ट शेयर की है। इस प्लेलिस्ट में जेनिफर की स्टोरी के सभी भाग हैं और आगे आने वाली कड़ियाँ भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।